आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सांसद अजय भट्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की ली बैठक। उधम सिंह नगर जनपद में धान खरीद के दौरान आ रही किसानों को समस्याओं को लेकर किसानों ने सांसद अजय भट्ट से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 4 किलो से अधिक चरस की बरामद। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों का बहिष्कार। रुद्रपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम मोर्चा के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन। 48 घंटों का धरना प्रदर्शन रहा जारी। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, मरीज बेहाल। धार्मिक स्थल के नजदीक लगाए जा रहे सीएनजी प्लांट के विरोध में उतरे किसानों व ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। रामनगर में बीए प्रथम वर्ष में विषय परिवर्तन की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आईएमपीसीएल दवा कारखाने के निजीकरण के विरोध में 25 अक्टूबर को सरकार की सद्बुद्धि के लिए बाबा केदार के यहाँ लगाएंगे अर्जी। रामनगर के कई इलाकों में हुई बीएसएनएल नेटवर्क की सेवा ठप। आक्रोशित लोगों ने किया कार्यालय का घेराव। दिवाली पर्व को लेकर ज्योतिषाचार्यों प्रेस। रामनगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। केदारनाथ उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दी प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। सांसद अजय भट्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने हेतु जनता के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही पुराने मीटर बिलों को सुधारने तथा पुराने टेढ़े टूटे विद्युत पोलों को बदलें व झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की एक किस्म से हम क्या आज तक हुआ, आगे क्या होने वाला है, पैसे का उपयोग कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक सिंहावलोकन कहिए इसको, दिशा की बैठक में 3-3 महीने में करते हैं। जो 3 महीने पहले हमने तय किया था या जो जिन चीज़ों के लिए उस समय हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक तक ये हो जाना चाहिए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप विकास गति जिस तेज़ से पकड़नी चाहिए उसमें क्या हुआ। तो हर विभाग का, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे आवासीय बन रहे हैं हमारे, तो आवास कितने बने, कितने बनने हैं, कितने सौंप दिए गए, कब तक हम पूरी योजना पूरी कर लेंगे। इसी तरह से अन्य चीज़ों में हर विभाग को, आपका एनएच है, एनएचएआई है, आपका दूरभाष है, टेलीफोन के जो कार्यक्रम है वो हैं, आपकी पीडब्ल्यूडी से संबंधित चीज़ें हैं। जो एनएचपीडब्ल्यूडी है वो अलग से होता है, पैसा केंद्र का आता है। तो इसी तरह से आपका कई जगह ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र देता है और राज्य की एजेंसी करती हैं, तो उन पर क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मॉनिटर करते हैं एक किस्म से, उसकी मॉनिटरिंग होनी है और उसकी प्रोग्रेस देखनी है। अगर कहीं ढिलाई है तो क्यों है, उसके कारण पूछने हैं, ताकि लोगों तक जो केंद्र सरकार की या हमारी राज्य सरकारों की जो मंशा है उसके अनुरूप विकास कार्य पहुँचने चाहिए, उसके अनुरूप मेडिकल फैसिलिटी पहुँचनी चाहिए, जनता के अनुरूप जो खाद्य सामग्री अनुमन्य है वो पहुँचनी चाहिए, हमारी मेडिसिन पहुँचनी चाहिए, दवाइयाँ हर चीज़ में। जैसे एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन, पहले एनएचआरएम इसका नाम था, हेल्थ मिशन इस टाइप से इसका नाम आ गया। उसके अंदर जो अनुमन्य चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, केंद्र से पैसा आ रहा है, क्या वो आम जनता तक जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अध्यक्ष के नाते कोई भी सांसद उसकी अध्यक्षता करते हैं, महामंत्री के नाते, मंत्री के नाते डीएम साहब और पूरे हमारी जितने भी ज़िले के अधिकारी हैं वो अधिकारी उसमें रहते हैं, ताकि एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, उसको कैसे सुधार करें और जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाएं। अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाने की समीक्षा, कामों की समीक्षा, और कहीं कमी रह गई है तो उसको बेहतर करने की हमारी जो काम करने की क्षमता है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट, उसको और ज़्यादा विकसित करना। उधम सिंह नगर जनपद में धान खरीद के दौरान आ रही किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने सांसद अजय भट्ट से कलेक्ट्रेट में मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगों का निस्तारण करने की बात कही।
संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग हैं, मिला है मैं उनसे सर, मैंने लिखा हुआ है आपके लिए सर। की तो हमेशा समस्या ही रहती है, लेकिन वर्तमान में धान की खरीद चल रही है तो उसमें हमेशा हर साल ही हमारा कच्चे आड़ती को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो लाइसेंस भी लेते हैं हर साल और ख़रीदारी में भी कुछ पारदर्शिता उनकी नहीं रहती जब तक उनके ऊपर अधिकारी बैठे ना रहें। तो अभी तक उन्होंने खरीद तो बहुत कर ली है। रुद्रपुर में 42,000 कुंटल के लगभग खरीद चुके हैं, गदरपुर में 8,200 के लगभग खरीद चुके हैं, किच्छा में पूरे ज़िले में खरीद हो गई। लेकिन जब वहाँ पर हम उनको लेकर जाते हैं कोई ट्रॉली किसान की, एक्चुअल जो किसान है, तो उस समय वो आनाकानी करते हैं, ट्रॉली नहीं लेते। कल भी गदरपुर में हुआ है, तो आज तक फ्लेक्सी नहीं लगाई। जब आपको कोई आड़त का लाइसेंस मिला है तो आपको उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये सरकारी कांटा है प्राइवेट सेक्टर में और यहाँ पर धान 2310 रुपये और 20 रुपये का जो रेट है उसमें तुल रहा है। वो फ्लेक्सी नहीं है, कुछ की फ्लेक्सियाँ पुरानी हैं। तो एक जैसे हम कहें कि एक मैनेज करने वाले तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों से वहाँ मिलकर वो धान को तोल लेते हैं, अपने पोर्टल पर चढ़ा लेते हैं, अपने मिलने वाले की खतौनी ले लेते हैं या अपनी ज़मीनों की खतौनी इस्तेमाल करके 1800 का लिया हुआ धान, 1900 का खरीदा हुआ धान 2300 में अपना पैसा वो कमाते हैं। लेकिन किसान जो वास्तव में जिसके लिए सरकार योजना लाती है वो इससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। उसी के मामले में हमने डीएम साहब के लिए लिखा था, लेकिन जब हमें पता चला कि सांसद महोदय यहाँ आए हैं तो हमने कहा उनसे भी मिल लिया जाए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी जानकारी में भी होना चाहिए। तो उनको हमने कहा है। मुझे लगता है डीएम साहब हमारे अच्छे हैं। एडीएम साहब भी नए आए हैं। पिछले बार जो जय भारत जी 2 साल यहाँ 3 साल उन्होंने प्रोग्राम हमारा कराया धान का, बहुत अच्छा रहा। और शायद इन लोगों के पास काम का बहुत ज़्यादा है और वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी इनको दे दी गई। धान के प्रोग्राम का जो जिले का अधिकारी होता है वो एडीएम होता है, तो उन कारणों से इनके पास समय नहीं है। तो मैंने कहा कि आप पहले फ्लाइंग का एक दस्ता था पिछले सालों में, वो इस बार नहीं इन्होंने बनाया, तो एक फ्लाइंग का दस्ता बनाए ताकि हम तुरंत अपनी कार्रवाई करने के लिए उन्हें फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया जाए और जो चीज़ मौके पर पाई जाती है, अगर कहीं गलत हो रहा है किसान के साथ, तो उसकी तुरंत कार्रवाई हो। जैसे 1-2 पर कार्रवाई होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। योजना सरकार की है, लागू जो है वो कर्मचारियों ने अधिकारियों ने कर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 4 किलो से अधिक चरस बरामद की है। बीती रात नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने टांडा जंगल के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल पंतनगर थाना क्षेत्र में एएनटीएफ की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे उनको रोका गया। उनके पास से 4 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 8 लाख रुपए की है। ये एक बहुत बड़ी खेप जो ऊपर पहाड़ों से ले आई जा रही थी और रुद्रपुर के सितारगंज के कुछ क्षेत्रों में इनको इसे बेचना था। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उनमें इसकी खपत ज़्यादा है। तो इन लड़कों के द्वारा जो कि गिरफ़्तार किए गए, जिसमें ये एक का नाम है चंद्रशेखर, दूसरे का दिनेश, उन दोनों से बड़ी गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अब ये अगला माल ये किसको देने जा रहे थे। हमें उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है, उसे भी जल्द गिरफ़्तार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हमेशा लक्ष्य रहा है और उन्होंने ये घोषणा भी की है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बना देना है। उसी के क्रम में पुलिस के द्वारा भी लगातार इसमें कार्य किए जा रहे हैं और जो नशे के व्यापार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मुझे इस बात को कहना है कि पिछले 2 महीनों में लगभग 3.25 करोड़ रुपए के नशे के सामान को हमने पकड़ा है और 66 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं। 66 मुकदमा दर्ज किया है और ये इसी तरह क्रम चलता रहेगा। वही लोग जो नशे का व्यापार करते हैं उनको हम गिरफ़्तार करेंगे और मुझे लगता है कि हमारी पुलिस की टीम और जो इसमें हमें सूचना देने वाले लोग हैं उनको पुलिस पर भरोसा हो गया है कि हम कोई सूचना देते हैं तो उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है और अपराधी भी पकड़ा जाता है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने के निर्देश पर बुधवार को उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में शाखा संयोजक महिपाल सिंह व मधुसूदन जोशी के नेतृत्व में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने 2 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांग है नियमितीकरण की मांग है सबसे पहले, जिसमें हमारे संविदा और विशेष श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं इनको
नियमित किया जाए। जो हमारी 2013 की नियमावली थी उसमें रोक लगी हुई थी। सरकार द्वारा इसमें नियमावली में रोक तो हट गई है, पर नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि सभी का नियमितीकरण हो, और जो है कि जो प्राइवेट वाहनों को परमिट दिए जा रहे हैं उन परमिटों को कैंसिल किया जाए, और हमारे साथ इस तरह का विश्वासघात ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः इसमें याचिका आई है कि ये सभी लोग विशेष श्रेणी सुविधा आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हो इनको नियमित किया जाए करके। हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, हम चक्का जाम भी करेंगे इसमें, इसके बाद हम भूख हड़ताल भी करेंगे। देहरादून राष्ट्रीयकृत मांगों पर निजी बसों को परमिट देने और विशेष श्रेणी एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होने पर उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी मंगलवार देर रात 12 बजे से 48 घंटे की हड़ताल पर चले गए, जिससे बुधवार प्रदेश भर में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारी आवाज़ शासन प्रशासन से पहुँचाई जाती है, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चक्का जाम का जो असली विषय है, कोई हमें इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि हम चक्का जाम करें, हम हड़ताल करें, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारी हैं जो हमारे कम से कम भी कई लंबे समय से हमारा ये सरकार से, प्रशासन से, शासन से समझौते भी हुए, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी आज तक सहमति नहीं दी है। हमारे करीब 10-15 साल से कुछ चालक प्रचालक ऐसे हैं जो विशेष श्रेणी या संविदा में हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी वही है कि उन्हें रेगुलर किया जाए, और कई बार इन्होंने आश्वासन भी दिया है, वार्ता हो चुकी है, आज मीटिंग बिठाई, आज कमेटी बना दी गई, लेकिन उसका कोई आज तक मसला हल नहीं हुआ है। नंबर 2, अब इन्होंने परमिट, हमारे जो परमिट थे वो भी इन्हें प्राइवेट देने को चालू कर दिए हैं। तो कई मांगे ऐसी हमारी बहुत ही पुरानी पड़ी हैं, जिस कारण हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। अपना 48 घंटे का ये हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, ये हमारी मजबूरी। मेरा मनिंदर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन से। आज हमारे जो संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले हमारे 3 घटक आए हैं, एम्प्लॉय यूनियन, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन, SC/ST महासंघ। इन तीनों के प्रांतीय आदेश अनुसार आज हमें ये कार्य करना पड़ रहा है, कार्य बहिष्कार का, क्योंकि 1 महीने पहले हमने इनको मांग पत्र दे दिया था। मांग पत्र में हमारी कई बार वार्ता हुई, कल रात 10 बजे तक वार्ता चली, लेकिन वार्ता विफल हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम मीटिंग करके एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के कार्य करेंगे, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है ऐसा, लेकिन ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं। जैसे कि आपको पता होगा, हाई कोर्ट ने अभी आदेश किया 10 साल का नियमितीकरण करना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार कोर्ट चली गई। कोर्ट जाने के बाद वहाँ से भी हार गई, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया इन्होंने। अब प्राइवेटेशन की ओर रोडवेज धकेल ली है, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसके बाद हमारे पास आज तक कोई बस नहीं आई है। बीजेपी में एक बस नहीं आई, सबसे बड़ी बात है, जब से बीजेपी सरकार आई है एक भी बस लाना बहुत बड़ी बात है। 8 साल होने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, उसके एक बस नहीं दी इन्होंने। जितनी बसें आई अंडरटेकिंग, सब प्राइवेट बसें, कुल मिला के कहीं ना कहीं प्राइवेट लान के रोडवेज को ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर एक लास्ट रास्ता बचता है हमारे राजकीयकरण मार्ग, जो हमारे बच्चे होते हैं कि हाँ भाई इस पर रोडवेज ही चलेगी, इस पर प्राइवेट नहीं चलेगी। अब उन मार्गों को भी प्राइवेट में दिया जा रहा है। इससे हमने आज 48 घंटे का बहिष्कार किया है, और जिसमें आप देख रहे हो कि दिल्ली, हरिद्वार, बरेली और अन्य जगहों की, मतलब लगभग रुद्रपुर से जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं उसमें से 80 गाड़ियों में से लगभग मेरे ख्याल 5 या 7 गाड़ियाँ निकली होंगी। आप भी देख सकते हैं, यहाँ खड़ी हैं सब गाड़ियाँ, और लगभग 250 कर्मचारी हमारा हड़ताल पे है। 250 कर्मचारी हमारा हड़ताल पे होना रुद्रपुर से, ये सिर्फ रुद्रपुर में नहीं हो रही हड़ताल, पूरे उत्तराखंड में है, पूरे प्रदेश में है ये। और ये अभी सरकार अगर इससे नींद से नहीं जागी तो आने वाली 5 तारीख को, 5/11/2024 को कार्य बहिष्कार अनिश्चितकाल किया जाएगा। लेकिन जनता से मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों की सुविधाओं को देखते हुए हमने ये हड़ताल की है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली में हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। दिवाली के बाद 5 तारीख को हमने आगे का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम रखा जाता है 2 के बाद 3 तारीख या 4 तारीख को रख सकते थे, लेकिन हमने दिवाली को देखते हुए आगे बढ़ाया गया, जिससे जनता को असुविधा ना हो। लेकिन 5 तारीख से अनिश्चितकाल जाने से आप लोगों को सुविधा
नहीं मिलेगी, उत्तराखंड रोडवेज की सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी वाले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की कुछ महीने पहले लाखों रुपए की लागत से लगाई गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से बुधवार को दूर दूर क्षेत्रों से अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिलाएं व मरीज परेशान रहे और बेरंग घरों को लौटे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें मशीन के जो टेक्नीशियन हैं उनको फोन किया गया है, उनको सारी जानकारी दे दिया गया है कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका ये कहना है कि 1-2 दिन तो कम से कम लगेगा वो मशीन की जो पार्ट्स है वो लाने में, फिर वो आएंगे, आके इसको चेक करके फिर फाइनली बता पाएंगे। अभी उनके हिसाब से जो बातों में जो पता चला है वो मोटा मोटा जो उनको आइडिया हुआ है उसके हिसाब से वो 2-3 दिन के बाद आके इसको देख के फिर बताएंगे आपको। सीएमओ सर को इस बारे में अभी बता रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे वहाँ से कोई व्यवस्था हो पाती है। अगर 1-2 दिन की बात है तो उसके बाद जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अगर ज्यादा समय लगेगा तो वैकल्पिक। सर अब क्या करें, हमारे तो अब लोग कहते हैं यहाँ लाओ लाओ, अब यहाँ लावाते हमें परेशान करें, हम करें चंपावत बात करते हैं करके क्या कर सकते हैं हम। तो कह रहे लाइट नहीं है आज, मशीन भी खराब बता रहे हैं मंडक से लेटी डूंगरा से। अच्छा तो अब क्या करें सर, अब ये इधर उधर पूछताछ करके चंपावत की भी तैयारी कर रहे हैं। सर अभी मरीज इतनी दूर दूर से आए हैं, न रहने की व्यवस्था है इनके लिए, न कुछ कहाँ जाए क्या जाए करके इनके लिए भी तो परेशानी है, हम भी क्या कर सकते हैं। सर अभी दिक्कत आप लोग देख ही रहे हो हमारी। स्वास्थ्य विभाग से क्या कहें सर, रोज ही तो हम रोज ही ऐसे आते हैं, रोज ही दिक्कत तो हमारे साथ है। मैं क्या कहूँ सर, ये इसको 9वां महीना पूरा हो गया, 17 तारीख की डेट थी। आज मैडम ने कहा था आज अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, आज के लिए आए तो आज भी मना कर रहे, और लाइट नहीं है कह रहे, मशीन खराब है। बोला अब चंपावत के लिए कह रही थी तो वहाँ सीट फुल हो गई है कह रहे, अब कल ले जाएंगे इनको। तो कितनी बड़ी दिक्कत मानते हैं इस चीज को? बहुत बड़ी है, अब 9वें महीने पूरा हो गया, बताओ इतने इमरजेंसी में हम कहाँ ले जाए इन केसों को, बताइए। हमारे बहुत संकट हो गया, कहते हैं आशाएं काम नहीं करती, काम नहीं कर रहे हैं सर, 4 जांचें पूरी करवा रहे हैं, हम सब कुछ करवा रहे हैं, लास्ट में ये महिलाएं इतना परेशान हो रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। खबर आ रही है बाजपुर के फरीदपुर में धार्मिक स्थल के नजदीक लगाए जा रहे सीएनजी प्लांट के विरोध में उतरे किसानों व ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा और उस जगह पर प्लांट न लगाने की बात कही। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरुद्वारा फरीदपुर में जो गुरुद्वारा है नया बना है, उसके पास में एक खाली जगह पड़ी हुई थी, फैक्ट्री लगी थी पहले सरिये की, वहाँ पे वो नहीं चली। तो इस टाइम उसमें मालूम पड़ा है कि उसमें सीएनजी गैस जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है उसको बनाने का प्लांट लगने वाला है। तो उसके सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि गुरुद्वारे के पास में ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन दिया है कि वहाँ शुरू होने से पहले ही उनकी जानकारी में कि हम लोग विरोध करेंगे, इससे पहले ही उसको ना ही लगने दिया जाए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर में गतिमान विकास कार्य व योजनाओं की कार्य प्रगति पर चर्चा की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक साल के अंदर हमको खुशखबरी ये मिलनी चाहिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ प्रारंभ हो गया है। 3000 मीटर का रनवे इंटरनेशनल जो हमारे मानक हैं उसके आधार पर यहाँ बन रहा है, और 500 एकड़ ज़मीन हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी है। मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि हमारी सरकार ने दे दी है। 103 एकड़ हमने NHAI को दे दी है ताकि वो उसमें रोड को दूसरी तरफ से घुमा के बनाए मानकों के आधार पर, और बीच का पोर्शन सीधे जो बीचों बीच से रोड जा रही है वो किनारे से जाएगी। एयरपोर्ट की जगह हमको पूरी मिल जाएगी। जो 3000 एकड़ एयरपोर्ट 3000 मीटर का जो रनवे हम बना रहे हैं ये इंटरनेशनल मानकों के आधार पर है। सब कुछ इसमें हो गया है, बस कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं जो पूरी होनी है। अभी जैसे पन्नगर यूनिवर्सिटीज़ की कुछ बिल्डिंग्स टूटनी हैं और कुछ जो सड़क के किनारे पर मकान थे वो टूटने हैं, तो उनका मुआवजा देने की बात चली है, जिसको हमारी सरकार देने के लिए मंजूर कर रही है। उसमें एक आध बैठकें हो गई हैं
और उसके बाद हमारा काम सीधे प्रारंभ हो जाएगा। विश्वविद्यालय एवं कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के बाहर तालाबंदी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नितेश शर्मा ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी इसी मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी महाविद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के बीच हुई वार्ता के बाद छात्रों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा लेकिन आज 2 दिन बीतने के बाद भी उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया है और अगर आगे भी इस तरह से चलता रहा तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि पूर्व में आपको पता था कि हमारे 2 दिन पहले विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर धरना दिया था, छत पर चढ़े थे। इसकी पूर्व की कार्रवाई ये थी कि जब प्रथम सेमेस्टर के यहाँ पे प्रवेश हो रहे थे उस टाइम पे सभी जितने भी वहाँ पे कमेटी थी बीए की कमेटी, उन्होंने छात्र छात्राओं से बोला था कि प्रवेश के समय जितने भी मतलब बीए के सब्जेक्ट हैं वो खत्म हो चुके हैं, इसलिए अभी बीएससी के सब्जेक्ट आप ले लें, बाद में विषय परिवर्तन हेतु जो भी कार्रवाई होगी उस टाइम पर आपके विषय परिवर्तन हो जाएंगे। परंतु हर साल विषय परिवर्तन होते थे, ये हमारी कोई नई मांग नहीं है, हर साल विषय परिवर्तन होते थे, परंतु इस साल विषय परिवर्तन के लिए साफ मना कर दिया गया है। इसके लिए हमने विरोध जब करा उसके बाद 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब और कोतवाल साहब ने शासन प्रशासन से हमारी बातचीत करके हमें आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद जो है कार्रवाई करके उसमें शासन प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई करके यहाँ पे विषय परिवर्तन हो जाएंगे। परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई आश्वासन हमें सरकार की तरफ से नहीं मिला है, नहीं प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर अपने छात्र छात्राओं के साथ और सभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर धरने पर बैठी है और जब तक यहाँ पर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे और यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अगर भूख हड़ताल के समय यहाँ पर किसी भी छात्र नेता या किसी भी छात्र छात्राओं को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और प्रशासन की होगी। अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का IMPCL दवा कारखाने का सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने का विरोध लंबे समय से कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने के लिए बीती 16 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर पहुंचकर पदयात्रा निकाली थी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। के लिए वो अर्जी हमारी वहाँ लगेगी, जिसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी है और हम कल सभी लोग वहाँ बाबा केदार से अर्जी लगाकर हम उनसे मांग करेंगे। IMPCL नियमितीकरण के विरोध में हम लोग 6 अक्टूबर से यूनियन ट्रेड यूनियन के लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर्वत पुत्र हरीश रावत जी के नेतृत्व में रामनगर में विशाल एक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और SDM रामनगर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और उस दिन माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा करी कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग और ट्रेड यूनियन के लोग बाबा केदार के वहाँ, क्योंकि हम सनातन धर्मों को मानने वाले लोग हैं और बाबा केदार और बद्रीनाथ, बाबा केदार पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं और बाबा केदार हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है, हमारा आस्था का प्रतीक है। और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार को सद्बुद्धि के लिए एक बाबा केदार के वहाँ एक आप लोगों का यूनियन का एक प्रत्यावेदन एप्लीकेशन उनके दरबार में लगाएं कि उनको सद्बुद्धि आए, वो निजीकरण ना करें। जिस तरीके से हमारा उपक्रम चल रहा है, प्रॉफिटेबल उपक्रम है, ये फायदे का उपक्रम है, इसे बंद न किया जाए। और इससे प्रत्यक्ष रूप से हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग जुड़े हैं, चाहे वो रावत जी ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, चाहे गांव जंगल से आंवला लाते हों, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। लोगों के हक हकूक़ का मामला है, लोगों के आजीविका का साधन है, तमाम लोगों के घर के चूल्हे जलने का साधन है और ये सरकारें लोगों के घर के चूल्हों को बंद करने का काम कर रही है। उसके लिए एक रणनीति आगे भी बनाई जाएगी और अगर बाबा केदार की ने हमारी एप्लीकेशन सुन ली और उन्हें सद्बुद्धि आ गई तो हम सरकारों का धन्यवाद करेंगे, वरना एक बड़ा आंदोलन जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी, इस आंदोलन को जारी रखने का माननीय हरीश रावत जी का हमने संयुक्त संघर्ष समिति से आह्वान किया है और तमाम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं। और 14 नवंबर को तमाम पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, किसी भी दल का हो, वो सब लोग वहाँ 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर 1 दिवसीय उपवास हम लोग रखेंगे। वहाँ विधायक लोग भी आएंगे, पूर्व विधायक लोग भी आएंगे और हरीश रावत जी भी 1 घंटे का वहाँ पर मौन उपवास रखेंगे और हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने का कृत संकल्प है। कल सुबह मैं हमारे सल्ट के पूर्व जिला पंचायत से नारायण सिंह रावत, हमारे पूर्व प्रमुख और वर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी जी, हम 3 लोग यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं और परसों सुबह हमारा बाबा केदार के दर्शन में करके वहाँ पर हमारे IMPCL कर्मचारी लोग यूनियन ने हमें एक अपना
पत्र दिया है उसको बाबा केदार के चरणों पर रखेंगे और दिल से उनसे दुआ करेंगे कि इन सब की, इतने परिवारों की बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये तो हजारों हजार परिवारों का सवाल है, सब में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बाबा केदार सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रामनगर के कई इलाकों में कई महीनों से BSNL की 4G एवं 5G नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई लोगों का मोबाइल नेटवर्क से अपने रिश्तेदारों से संपर्क भी छूट रहा है, जिसको लेकर बुधवार को निवर्तमान सभासद भुवन डंगवाल के नेतृत्व में मोहल्ला पंपापुरी एवं भरतपुरी के अलावा कई इलाकों के लोगों ने BSNL कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नहीं, असल में पिछले कई महीनों से हमारे यहाँ BSNL के टावर नहीं आ रहे हैं और इसी समस्या के लिए हमने पहले भी इनको एक बार यहाँ पर हम लोग ऑफिस में आए थे, बताया था इन लोगों को, तो इनके ज़रा समय दिया गया कि भाई हम लोग जल्दी इसमें काम करेंगे। फिर उसके बाद फिर हमारे हल्द्वानी जो अपने GM साहब हैं उनसे भी बात हुई, बट उनका जो रवैया है बात करने का या जो उनका तरीका, उससे मुझे यूँ लगता है कि शायद हो सकता है कि सरकारी संस्थाएं चलना ही नहीं चाहती या फिर ये लोग ये इन सारी संस्थाओं को चलाना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ मतलब कंटिन्यू हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में ये लोग डालना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह के अगर अधिकारी होंगे या इस तरह की अगर व्यवस्था दी जाएगी जनता को, तो साहब मेरे तो नहीं लगता कि शायद कि आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं कुछ रह पाएंगी। और पिछले 6-7 महीने से हम लोग परेशान हैं उस साइड में। फिर मेरा क्षेत्र जो है वो आपदा रहित भी है, साथ में हमारे यहाँ वो लगा हुआ है, कॉर्बेट लगा हुआ है। कभी रात अगर किसी में कोई बात हो गई, फिर ऐसे लोग खासतौर से जो पुराने लोग हैं, बूढ़े या मतलब माता बहनें जो हैं, उनके पास लगभग सिम BSNL की है, क्योंकि लोगों को ना जो पहले का भरोसा है, जैसे SBI बैंक है वैसे BSNL भी है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं लोग और जिस तरह से अब लोग BSNL के सिम को एयरटेल और आइडिया में डाल रहे हैं, तो मतलब मैं BSNL वालों को ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई कंपनी से उनकी कोई इंक्वायरी है कि भाई क्यों चेंज कर रहे हो, क्या बोल में क्या वजह हो गई, और ना इन लोगों को फर्क पड़ा जो हमारे यहाँ आसपास में रह रहे हैं। जब उनसे जवाब तलब किया गया तो उनका कहना ये है कि हम क्या करें, हमसे आगे वाला करें। अधिकारी कोई आज हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पर कोई नहीं है, बोला हम फील्ड में हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो बार-बार मतलब हमारे बिना भी आए हैं, कई लोग क्षेत्र के, बट वही है कहना बोला हम फील्ड में। अब जब रामनगर में रह करके, रामनगर मेन ये एक्सचेंज होने के बावजूद हमें रामनगर में सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं तो नहीं मानता कि कहना कि शहर के आसपास भी कि मुझे शायद ये व्यवस्था इन लोगों ने सही कर रखी होगी। बीते कुछ सालों से त्योहार को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत होने से लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक इस बार दिवाली को लेकर भी लोगों के मन में अलग अलग विचार घर कर रहे हैं। ऐसे में हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने जिला अध्यक्ष विपिन गुप्ता की पहल पर हल्द्वानी क्षेत्र के जाने माने विद्वान ज्योतिषाचार्यों को एक मंच में आमंत्रित किया। प्रेस वार्ता कर सभी विद्वानों ने एक मत होकर कहा कि इस वर्ष दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो पूर्व काल में देवर्षि नारद जी जिस चीज को हमने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि और तिथि निर्णय इन ग्रंथों में दिए हुए शास्त्रों का अवलोकन किया, तो उनके अनुसार दोनों प्रदोष काल में जब अमावस्या होती है, जैसे इस वर्ष की स्थिति है, तो उसके अनुसार चाहे कम हो चाहे अधिक हो, तो दूसरे दिन ही सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी के पूजन का विधान है। ये शास्त्र सम्मत मत है। और जिन राज्यों में अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल में 1 घड़ी से कम है और जहां सूर्यास्त 5:53 के बाद होता है, तो वहां पर 1 तारीख को ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। और जहां पर 6 सत्र के बाद अमावस्या समाप्त हो जा रही है और 5:53 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 5:21 हमारे यहाँ 5:21 को सूर्यास्त होगा और अमावस्या 6 सत्र तक है, 6:17 तक, तो इसलिए 56 मिनट की अमावस्या हमको मिल रही है और जिसके कारण हम दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन 1 तारीख शुक्रवार को 1 तारीख को मनाएंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे ये बड़े पर्व हैं, ये हमको समरसता से सिखाते हैं, एक रूपता दिखाते हैं। हम एक रूप हों, एक दिन पर्व मनाएं, एक राष्ट्र एक पर्व। हम इस निर्णय को लेकर पिछले वर्ष भी हमने इस तरह का प्रयास किया था और उस समय जब विवाद चला था होली का और रक्षाबंधन का, तो उस समय भी तो कई आप लोगों के मध्य के पत्रकार लोग उस समय थे, तो उस समय भी हमने कहा था कि 1 वर्ष के बाद दीपावली का पर्व
संशयात्मक होने वाला है, उसके लिए सब लोग सर्वसम्मति के निर्णय बनाए। तो उस समय के कुछ धर्माचार्यों ने भी देश में ये कहा था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, और हमने भी उसमें कहा था कि देखिए जहां 2 दिन अमावस्या होती है, प्रदोष काल में दूसरे दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 1 नवंबर को मनाइए, उसमें कोई संशय नहीं है। कम से कम हम उत्तराखंड में तो एक रूपता दिखाएं, और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, देखिए यहाँ की संस्कृति जो है वो पूरे देश में मनाई जाती है, पूरे देश मानता है उत्तराखंड देवभूमि को। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, अब व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय मनविंद वर्मा जी ने ये प्रयास किया, सारे ज्योतिषाचार्यों को एक मंच में ला करके प्रयास किया, और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग पूरे देश में एक ही दिन मनाएं, एक ही दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाएं। और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के पर्व हैं जो 2-2 दिन होंगे, लेकिन हम इसी तरह से बैठ करके पत्रकारों के माध्यम से विचार विमर्श करके अगर कहीं इस तरह की संशय है तो उस संशय का छेदन करके उस संशय को मिटा करके उसमें एक रूपता लाने का प्रयास करें। और इसमें तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि आप 1 नवंबर को दीपावली मनाइए, कोई संशय उसमें नहीं है। इस वाले जो हैं वो ज़्यादा तांत्रिक पूजा वाले जो हैं वो रात्रि में अमावस्या चाहते हैं, इसलिए वो 31 को मना रहे हैं। और हम जो है महालक्ष्मी पूजा वाले हैं, इसलिए 1 तारीख को हमें उदया तिथि से लेके शाम को प्रदोष काल तक अमावस्या मिल रही है, इसलिए हम 1 तारीख को अमावस्या मना रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 250 पंचांग छपते हैं, उसमें से 180 पंचांग जो हैं 1 नवंबर के। इसका उद्देश्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म, हिंदू सनातन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विघटित हो रहे हैं 2 दलों में। एक पक्ष कह रहा है कि 31 को दीपावली पर्व मनाना चाहिए, दूसरी तरफ एक पक्ष 1 नवंबर के पक्ष में है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, दोनों हिंदू धर्म के ही दोनों लोग हैं जो कि आपस में विघटित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक जो कि हम इसको स्तंभ समझते हैं सोशल मीडिया, तो इसी को लोग जो है इसका दुष्प्रचार हो रहा है। इसको एक हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम सभी बाकी अन्य धर्मों में उपहास का केंद्र बन के रह गए। सारे अन्य धर्मों के लोग हमारा उपहास करते हैं कि हिंदू धर्म में ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि 2 बार पर्व मनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मकसद ये है कि हिंदू सनातन धर्म में एक रूपता लाई जाए, और जो भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं उनको एक ही दिन मनाया जाए, 2 दिन न मनाया जाए। अब यहाँ पर दीपावली पर्व को लेके जो आप देख रहे हैं बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो दिवाली जैसे कि सभी गुरुजनों ने आपको बता दिया है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ती है तो प्रथम दिवस पितृ पूजन किया जाता है और दूसरे दिन दिवाली पर्व मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ ही समझिए, दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका दीप का मतलब दीप से है, आवली का मतलब पंक्ति से है, यानी दीपों की पंक्ति को ही दीपावली पर्व कहा जाता है, जो कि रात्रि में नहीं मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद ही आप सारे लोग दीपावली पर्व मनाते हैं। तो दीपावली जो है संध्या काल में ही प्रदोष काल में मनाई जाती है। तो उस समय अगर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पड़ रही है, 24 मिनट से अधिक पड़ रही है, तो उसमें हम अगले दिन ही दीपावली पर्व मनाएंगे, ऐसा निर्णय लिया जाता है। मंगलवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा दीपावली पर्व को लेकर नगर में कई स्थानों पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन के अभियान की भनक लगते ही कई मिठाई विक्रेता अपनी अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, ईओ आलोक उनियाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम ने संयुक्त रूप से मोहल्ला गुलरघाटी में अलग अलग स्थान पर 4 जगह छापामार कार्रवाई की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार इसमें अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आज आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी कुछ ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें ये संज्ञान में आया था कि रामनगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री चला के प्रतिबंधित केमिकल का मिठाई बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक 4 हम जो ऐसे स्थान हैं जहाँ मिठाई बनती है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अनियमितताएं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप मिठाई बनाना नहीं पाया गया। किसी के पास प्रतिबंधित केमिकल का उपयोग होना भी पाया गया है। उन सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर केस दर्ज किया जा रहा है। सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। इसके अलावा 3 को सील भी किया चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। केदारनाथ उपचुनाव में जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया है कि कांग्रेस से बड़े अंतर से केदारनाथ उपचुनाव जीतने जा रही है। पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर इस उपचुनाव को जीतने के लिए मेहनत करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बिल्कुल, जैसे हमने मंगलौर हम जीते हैं, हम बद्रीनाथ जीते हैं, जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला है।
उसी तरह हम केदारनाथ में भी पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। उम्मीदवार का चयन होना बाकी है और जिस दिन उम्मीदवार चयनित हो गया, हाईकमान ने जिनको उम्मीदवार बनाएंगी, हम उसका पुरजोर तरीके से प्रचार भी करेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। वहाँ पर सरकार ने धन बल का, सत्ता बल का, बाहुबल का हमेशा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि केदारनाथ में ये कुछ भी कर लें, लेकिन जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, और हम जीतेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। जनता प्रत्याशी के चयन कब तक हो जाएगा, कब तक फाइनल कर लोगे? देखिए, पार्टी हाईकमान ने तय करना है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द पार्टी कैंडिडेट का, कई सारे दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी कैंडिडेट का नाम घोषित हो जाएगा। कई दावेदार कई होते हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगा। ठीक है, जिसको टिकट मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।